आर्य अपने दिमाग में चलते सवालों को रोक नहीं पाया और उसने गौरव आहूजा से पूछ लिया, मार्शल विराज मल्होत्रा तो अक्सर बॉर्डर पर ही रहते हैं ना, तो फिर आप उनसे कब मिले? गौरव आर्य की बातों का जवाब देते हुए बोला, काफी साल पहले। उस समय मैं भोपाल से बाहर कुछ काम के लिए जा रहा था। मार्शल विराज तभी थोड़े समय पहले ही बॉर्डर से वापस आए थे। हमारी कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, बस हमने एक दूसरे को देखा था और उनका जो स्टाइल था और आंखों में एक चमक, मैं वो आज तक नहीं भूल पाया। आर्य ने आगे कुछ भी नहीं कहा और वो बस सोचने लगा कि गौरव आहूजा जरूर पागल हो गया था जो वो ऐसी बातें कर रहा था। गौरव आहूजा ने अफसोस जताते हुए कहा, लेकिन बुरी बात यह है कि मैंने उसके बाद आज तक मार्शल विराज को नहीं देखा है। वो कई सालों से बॉर्डर पर है और वो जल्दी भोपाल लौटकर नहीं आते। उस समय भी वो जल्दबाजी में आए थे। मुझे नहीं पता कि अब मुझे उनसे दोबारा मिलने का मौका कब मिलेगा। अंश ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैं भी सचमुच सिर्फ एक बार मार्शल विराज मल्होत्रा को सामने से देखना चाहता हूं। आर्य उन लोगों की बात सुन सुनकर मन ही मन विराज मल्होत्रा से जल रहा था। आज से पहले उसने अंश को कभी भी ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना था। वो अक्सर अपने बड़े भाई की तारीफ करता रहता था और हमेशा से ही उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन जैसे ही मार्शल विराज मल्होत्रा की बात आई, अंश सब कुछ भूल गया। उसने सोचा कि क्यों ना अंश से इस बारे में बात की जाए, इसलिए उसने उससे सवाल किया, अंश, मैंने कभी तुम्हें मार्शल विराज के बारे में ऐसे बात करते हुए नहीं सुना है, और तुमने उसके बारे में ये सारी बातें कहां से सुन ली? अंश ने आर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, मेरे स्कूल में टीचर भी ऐसे कहते हैं और मेरे पापा और दादाजी भी कई बार उसके बारे में वो बात कर चुके हैं। मैंने तो दादाजी के फ्रेंड के पोते से भी यही बात सुनी थी कि वो पैसे बचाकर मार्शल विराज मल्होत्रा की बड़ी सी पेंटिंग खरीदना चाहता है। उसके मुंह से भी विराज मल्होत्रा की तारीफ सुनकर आर्य को बहुत बुरा लगने लगा और उसने अंश को डांटते हुए कहा, अंश, तुम्हारे पास मेरे जैसा बड़ा भाई है, तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? जाहिर सी बात थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें अंश समझ नहीं पाया। लेकिन गौरव आहूजा जो उसके सामने बैठा था, उसकी समझ में सारी बात आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कहीं तुम मार्शल विराज मल्होत्रा से जल तो नहीं रहे हो ना? आर्य ने गौरव आहूजा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगर उसे उससे दोस्ती नहीं करनी होती तो वो कब का उस टेबल से उठकर कहीं और जा चुका होता और गौरव को ये सारी बातें करने के लिए खरी खोटी भी सुना देता। बदकिस्मती से आर्य को आज ये सारी बातें सुननी पड़ी। थोड़ी ही देर बाद वेटर टेबल पर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। ना चाहते हुए भी आर्य को उस टेबल पर वापस जाकर बैठना पड़ा और उसने सोचा कि वो जल्दी जल्दी ये सारा खाना खत्म करके या तो वहां से चला जाएगा या फिर गौरव से बात करने के लिए दूसरे बहाने ढूंढेगा। आर्य ने वो मीठा सा केक अंश को देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा चोको लावा केक, अब जल्दी से इसे खा लो। जब उसने अपने सामने अपना फेवरेट बर्गर और चोको लावा केक देखा तो उसका पूरा ध्यान खाने पर चला गया और वो मार्शल विराज के बारे में बात करना भूल गया। गौरव आहूजा अभी आर्य को देखकर हंस रहा था, लेकिन जब उसने देखा
कि आर्य का मूड ठीक नहीं था तो उसने दोबारा कोई बात शुरू नहीं की। अब गौरव ने बात बदल दी और फिर भोपाल के परिवारों के बारे में बात करने लगा, खास करके रंधावा परिवार और लॉ के बारे में। वे लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो उन लोगों की ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं गौरव आहूजा ने कम शब्दों में ही आर्य को बता दिया था कि रंधावा परिवार अभिमन्यु चंदेल की मदद से पुलिस वालों को घूस देने की कोशिश कर रहा था और उसका लगातार उन लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा था। उसने आर्य को यह भी बताया कि हर्षवर्धन रंधावा लौट आया था और वो लगातार अपने भतीजे से मिलने के लिए जेल में जाता था। पूरी बात बताने के बाद आखिर में गौरव आहूजा ने आर्य से कहा, हमें नहीं पता कि उनका प्लान क्या होगा, इसलिए तुम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वो ये बात जानता था कि जब तक रुद्र रंधावा जेल में था तब तक रंधावा परिवार और अभिमन्यु सीधा सीधा राठौड़ परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, वरना सबको शक हो जाता। लेकिन जैसे ही एक बार रुद्र रंधावा उस कैद से आजाद हो जाए तब वो लोग जरूर उनके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। यही वजह थी कि आर्य जल्दी से जल्दी अपने गार्ड को ट्रेनिंग देना चाहता था। कुछ दिनों से जो भी नौकर राठौड़ परिवार में काम कर रहे थे उन लोगों की छानबीन हो चुकी थी और खासकर उन लोगों की छानबीन ज्यादा हुई थी जो लोग आर्य के साथ ज्यादा समय बिताते थे। नौकरों के कई जरूरी सामान जैसे कि पहचान पत्र और बाकी चीजों को राठौड़ परिवार द्वारा जब्त कर लिया गया था। हालांकि अभी सामने से हमला होने में वक्त था, इसलिए आर्य यही कोशिश कर रहा था कि कहीं उसकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करके अपने लोगों को तैयार रखना चाहता था। जब आर्य ने अपने चाचा को अपने सपने की पूरी कहानी बताई तब साथ ही साथ उसने यह भी वादा किया था कि वो उन लोगों को उन्हीं के खेल में हराएगा। इसलिए अब आगे का फैसला करने का समय आ गया था। थोड़ी देर तक चुपचाप खाना पीना करने के बाद आर्य अपने भाई को लेकर वापस चला गया। जो सामान आर्य मार्केट से लेकर आया था वो सारा सामान उसने शंभू को साफ सफाई करने के लिए दे दिया था और फिर वो गार्डन की तरफ अपनी चाची को ढूंढने चला गया कि वो देख सके कि उसकी चाची ने गार्ड की कौन सी लिस्ट बनाई थी, क्योंकि अब उसे सारे गार्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग करवानी थी। उसे यह भी देखना था कि उसके पास कितने लोग थे जिन्हें वो ट्रेन करके लड़ने लायक बना सकता था। जैसे ही आर्य गार्डन में गया उसकी चाची आराम से डायरी में लिस्ट बना रही थी और कुछ काम कर रही थी। जैसे ही उसने आर्य को गार्डन में आते देखा तो उसने उससे बात करते हुए कहा, ओह, तो तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। मुझे तो लगा कि अंश तुम्हें आज रात तक मार्केट में घुमाने वाला है। आर्य ने अपनी चाची की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ, उसने कोशिश तो की थी, लेकिन मैं उसे बहला फुसलाकर घर वापस ले आया। आर्य की चाची ने गार्ड्स की लिस्ट आर्य को देते हुए कहा, चलो, अच्छा की है, ये वो गार्ड की लिस्ट है जो तुमने मुझसे मांगी थी। एक बार तुम इनकी लिस्ट देख लो और पता लगाओ कि कौन सचमुच राठौड़ परिवार की सेवा करता है और आगे भी करने के लिए तैयार है। और यह भी देखना कि कौन से लोग यहां पर सिर्फ फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही हमारे परिवार का पैसा भी। आर्य ने वो लिस्ट अपनी चाची से ले ली और फिर उसे
देखने लगा। आर्य ने उस लिस्ट में पहले उन गार्ड के नाम को देखा जिन लोगों ने काम के लिए कुछ बहाने बनाए थे, या फिर वो लोग वहां से बाहर कहीं घूमने के लिए गए थे। उनकी लोकेशन और उनके बारे में चेक करने के बाद आर्य ने देखा कि वो लोग सचमुच किसी काम के लिए गए थे ना कि बहाना बनाकर। तो उसने फिर उन लोगों को छोड़ दिया। लिस्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद आर्य ने अपनी चाची से सवाल किया, चाची, ये जो लिस्ट में मैंने कुछ नाम को रेड मार्क किया है, उन्हें तुरंत ही काम से निकाल देना चाहिए। वो लोग जिन आर्य की चाची आर्य अपने दिमाग में चलते सवालों को रोक नहीं पाया।